स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, आपने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये नियम मेंडल को डायहाइब्रिड क्रॉस से मिला, ब्रेड क्रॉस से मिला। यह आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कैसा है? इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पूछते हैं कि मेंडल को थर्ड ये लॉ कहाँ से मिला, ये लॉ कहाँ से मिला। और सबसे बड़ी नोटिस वाली बात है, ये मेंडल का चौथा निष्कर्ष है। चौथा निष्कर्ष, जिसे थर्ड लॉ भी या चौथा निष्कर्ष बोलो या तीसरा नियम। चौथा निष्कर्ष है या तीसरा नियम। तीन निष्कर्ष मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाले थे। ठीक है, तीन नियम मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिला था। वो क्या थे? उसमें पहला आपको मेंडल को मिला था फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के कारक। अनुवांशिकी के कौन से कारक हैं? फैक्टर्स हैं जिसके कारण अनुवांशिकी परफॉर्म हो रहा है। दूसरा था प्रबलता एवं अप्रबलता के नियम, जिसे बाद में प्रभाविता का नियम भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद आया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाला था पृथक्करण, उसे बाद में पृथक्करण का नियम के साथ घोषित करवाया था कॉलिन्स ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही घोषित करवाया था किसने? कॉलिन्स 1901 में मेंडल ने इन दोनों लॉ को एक नियम के अनुसार पारित करवाया। अच्छा, ये आपका जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है, चौथा निष्कर्ष है या तीसरा नियम? पहला, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल का पहला नियम क्या था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का तीसरा नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन निष्कर्ष की बात करें, पहला निष्कर्ष अनुवांशिकी के कारक, दूसरा निष्कर्ष आपके प्रबलता अप्रबलता, तीसरा आपका पृथक्करण, और चौथा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन। तो ध्यान रखना, निष्कर्ष पूछा जाए, नियम पूछा जाए, ये आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं निष्कर्ष और नियम। अब बात करते हैं मेंडल के निष्कर्ष। वो कौन कौन से निष्कर्ष जो मेंडल ने दिए थे? तो उसमें जो मेंडल ने पहला दिया था उस तो अनुवांशिकी के कारण, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस अनुवांशिकी के कारण। ठीक, इनहेरिटेंस या सबसे बेस्ट है आप जेनेटिक्स बोलो। अनुवांशिकी जेनेटिक्स को कहते हैं, और इनहेरिटेंस आपका वंशानुगत होता है। गलती हो गई, यहाँ पर आपको अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के आपकी जो फैक्टर्स हैं। दूसरा आपका प्रबलता और अप्रबलता है, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, ये अपने मेंडल के दूसरा निष्कर्ष था। तीसरा था पृथक्करण, सेग्रीगेशन पर, अलगाव पर। ठीक है, जो कैरेक्टर आपके दबे थे कैसे वो अलग हो गए, रिसेसिव वाले। चौथा था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन, जो हमें अब पढ़ना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लॉ है प्रबलता प्रबलता, इसे फर्स्ट लॉ बोला गया। पृथक्करण सेग्रीगेशन इसे सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बोला गया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना आपकी एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो जो सेकंड निष्कर्ष है वो आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ बना, और इससे लॉ में घोषित करने वाला कोई और नहीं, वो कॉलिन्स थे। 1901 में इन्होंने जितने भी मेंडल के सेकंड और थर्ड फोर्थ निष्कर्ष को इन्होंने आपके लॉ में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नियम की, यस, थर्ड लॉ, या बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। हम बात करते हैं मेंडल के फोर्थ निष्कर्ष, थर्ड लॉ या फोर्थ निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष। वो कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में क्या था, आज हम सीखते हैं। मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, पिछले लेक्चर में हमने जब डायवर्ट क्रॉस कराया था उसमें जीनोटाइप क्या निकले थे, फिनोटाइप क्या निकले थे, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर कवर करा दी थी, अब बता भी दिया था। उसका पूरा पूरा बेनिफिट हमको इस लेक्चर में मिलेगा। उस लेक्चर में जो हमने डायवर्ट क्रॉस कराया उसके जीनोटाइप के रेशियो क्या था, फिनोटाइप का रेशियो क्या था, ये पहले एक बार हम फिर से लिखते हैं। वहां पर जो कैरेक्टर लिए थे उसको फिर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। वहां पर लिया गया था आपको डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें, डोमिनेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर में जो आपको मिले थे वो थे गोल बीज वाले, गोल बीज वाले पौधे चुन किए गए थे, ठीक है। और दूसरे गोल बीज के साथ साथ पीले रंग के बीज, ये आपके डोमिनेंट थे। साथ साथ झुर्रीदार झुर्रीदार बीज वाले पौधे आपके रेसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रबल कैरेक्टर थे। और उसके साथ साथ जो आपके हरे रंग के बीज थे, हरे रंग के बीज, ये आपके भी रेसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रबल कैरेक्टर के थे, ठीक है। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया गया था, जो आपको F2 पीढ़ी में रेशियो मिला था उसको हम देखते हैं। तो जीनोटाइप रेशियो बात करें, जीनोटाइप आपके टोटल 9 थे, वो कुछ इस प्रकार थे 1:2, 2:1, ये कुछ प्रकार 1:2, 2:4, 1:2, 1:1, 12, 24, 12, 12, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, टोटल 9 जीनोटाइप मिले थे। और इसी प्रकार जो आपको फिनोटाइप मिले थे, फिनोटाइप यानी दृश्य रूप, वो आपको 4 मिले थे। जो जीनोटाइप के 9 थे लेकिन इसमें आपके फिनोटाइप 4 ही मिले थे, 9:3:3:1, ये आपके 4 आपके फिनोटाइप मिले थे। अब इन बेस पर आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया गया था, यानी इसके अनुसार जो आपके प्रबल लक्षण वाले हैं वो अप्रबल लक्षण वाले के किसी के साथ जा सकते हैं। यानी आपने 2 लक्षण लिए थे, एक बीज के आकार पर, दूसरा बीज का रंग क्या था। उसमें आपका गोल बीज वाले और दूसरा पीला रंग वाले, ये इसमें आए। झुर्रीदार बीज वाले, हरे रंग वाले, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। एक लक्षण के 2 कारक बने, आकार, बीज का आकार, अगर लक्षण बात करें उसमें 2 आपके ट्रेट्स आए, एक वो बीज का आकार गोल है, दूसरा झुर्रीदार। और रंग की बात करें, रंग हमने लक्षण चूज किया, उसमें आपको 2 कारक मिले। पहला, अगर पीला रंग है कि हरा रंग है, पीला रंग है, जो पीला रंग है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर सोच किया। अब कहते हैं मान लो गोल वाले को मैंने उठाया, ला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया, सिर्फ गोल वाला है, ये झुर्रीदार वाले के साथ भी जा सकता है, हरे वाले के साथ भी जा सकता है। हरे वाले अगर रेसेसिव वाले की बात करें, ये भी गोल और पीले किसी के भी साथ जाता है, यानी कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ स्वतंत्र रूप से जा सकता है, वो किसी पर बाध्य नहीं है। यानी उसे कोई नहीं रोक सकता कि कौन लक्षण किसके साथ जाएगा, यानी हर एक लक्षण किसी भी लक्षण के साथ जाने के लिए वो फ्री है, यानी कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ जा सकता है। अब ठीक उस पर डिपेंड करता है कि जो लक्षण जिसके साथ जाएगा वो डोमिनेंट वाले के साथ जा रहा है, रिसेसिव वाले के साथ जा रहा है। अगर डोमिनेंट उसमें जो होगा वही आपको कैरेक्टर फिनोटाइप में दिखेगा, और जो रेसेसिव वाला कैरेक्टर है वो आपको वहां पर नहीं दिखेगा, ठीक। कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है, कोई भी किसी के भी साथ जा सकता है। हरा वाला किसी के भी साथ जा सकता है, पीला वाला, पीले रंग का बीज है तो किसी के भी साथ जा सकता है, पीले रंग का गोल बीज भी हो सकता है, पीले रंग का झुर्रीदार भी बीज हो सकता है, हरे रंग का गोल भी बीज हो सकता है, हरे रंग का झुर्रीदार भी बीज हो सकता है। तो मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण जाने के लिए स्वतंत्र है। ये था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, चाहे वो प्रबल लक्षण हो, चाहे वो प्रबल अप्रबल कारक हो, नहीं प्रबल कारक हो या प्रबल अप्रबल कारक हो, किसी को कोई रोक नहीं सकता। तो कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण जाने के साथ जाने के लिए
फिक्स मतलब फ्री है। डोमिनेंट वाले जो गोल बीज थे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी डब्ल्यू से दिखाया गया था। वहीं झुर्रीदार को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाया था। हरे रंग को पीले रंग के जो कैपिटल जी और स्मॉल जी से आपको हरे रंग के बीज को दिखाया गया, तो इसी करेक्टर को आपके रिप्रेजेंट करते थे। जो आपने पिछले लेक्चर मैंने इस चेकर बोर्ड के माध्यम से टोटल सब कुछ करके दिखाया था, तो इस लेक्चर से पहले आप उसको पढ़कर ही आ रहे हैं, तो वहां पर आपने अच्छे से सीखा है चीजों को, अब इन्हें आप लिख ला के माध्यम से समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टेटमेंट दिया गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी बात करें तो इसका स्टेटमेंट ये था, कुछ मेंडल ने इस प्रकार स्टेटमेंट दिया था। क्या कहना था, कोई एक आनुवंशिक लक्षण लीजिए आप, कोई एक आनुवंशिक लक्षण लीजिए, जिसे प्रबल कारक हो गया, आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक भी होगा, अप्रबल कारक होगा। तो जो उसका प्रबल कारक है, जैसे हमने गोल कलर ले लिया, जो उसका आकृति था बीज का गोल वाले लिया, तो गोल वाले बीज की बात करें, वह स्वतंत्र रूप से दूसरा प्रबल कारक क्या था, हरे रंग का बीज होना, यानी जो गोल वाला था वो हरे रंग के साथ साथ हरे रंग के से तो मिल ही सकता है, यानी उसने क्या कहा, दूसरे प्रबल कारक के साथ ही नहीं वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है। यानी जो गोल वाला था वो दूसरे प्रबल कारक यानी पीले रंग का जो आपका सिर था, यानी गोल वाला पीले रंग के सिर के साथ साथ आपके हरे रंग के जो अप्रबल कारक वाले थे उसे भी मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार आपका अप्रबल कारक यानी हरे वाली बीज की बात करें, झुर्रीदार वाले पौधे की बात करें, झुर्रीदार वाला पौधा हरे पौधे के साथ साथ वो आपके जो पीले वाले पौधे हैं उनके साथ भी साथ रखता है। इसका मतलब उनका जो कहना है, जो आपका अप्रबल कारक है दूसरे अप्रबल के साथ साथ वो आपके प्रबल कारक से भी मिल सकता है। तो मेरा स्टेटमेंट जो है, मेरे अनुसार अगर आप सीखिए तो ऐसा बोलिए आप, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, यानी आप वो जितने भी कारक हैं वो सब फ्री हैं, किसी भी मिल सकते हैं। आपने देखा था 9 प्रकार के जीनोटाइप मिले थे, 4 प्रकार के गैमेट F2 जनरेशन मिले थे। ये जो स्टेटमेंट जो आया, ये स्टेटमेंट आपको F2 जनरेशन से मिला, F2 जनरेशन में जो आपके रिजल्ट्स मिले उन बेस पे दिया गया था। तो F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, अच्छा देखिए आप F2 पीढ़ी में जो अपने दृश्य रूप देखा था, दृश्य रूप, उसमें आपके जो रेशियो आए थे 9:3:3:1, यानी अगर हम बात करें ये रेशियो था तो 9 3 12 3 15 16 है, टोटल 16 पौधे आपके मिले, टोटल 16 पौधे मिले। तो इन पौधों में कोई किसी के भी साथ गया है, तो जो रिजल्ट मिला हमको ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमको F2 पीढ़ी से डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिला। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट भी लिखा चुका हूं, उसमें हमने लिखाया था ये नियम हमको मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से F2 पीढ़ी में मिला। ज्यादा बेटर होगा आप ऐसा लिखिए, जो आपको स्वतंत्र अध्ययन का नियम मिला ये मेंडल द्वारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से F2 पीढ़ी में मिला, ज्यादा बेटर होगा। और इसके साथ साथ इसे नियम घोषित करने वाले कोई और नहीं, इसे थर्ड नियम कौन घोषित कर सकता है, एक साइंटिस्ट है कॉलिंस, जो मेंडल के पीछे हाथ धो के बैठ गए थे, उनके सारे निष्कर्ष को नियम के नाम से घोषित किया। थर्ड नियम, इसे थर्ड नियम से कॉरेंस ने 1901 में घोषित किया, यानी कॉलिंस ने 1901 में कहा कि जो मेंडल का फोर्थ निष्कर्ष है इसे हम थर्ड लास्ट एज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नाम भी दिया गया। क्यों? क्योंकि जब इसमें कोई किसी के साथ भी बढ़ रहा तो नए नए रिकॉम्बिनेशन बने, नए नए री मतलब पुनः कॉम्बिनेशन, नया नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला। तो इसीलिए इसे लॉ ऑफ, इसमें नए नए
मिश्रण या कॉम्बिनेशन मिला, मिश्रण मिले, या हम कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन मिले, मिले जिसकी वजह से इसे लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कहा गया, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन कहा गया, जिसका हम बात करें तो स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम कहा गया। ये आपका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने इन चीजों के बारे में सीखा। ठीक, ये था आपका टोटल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहाँ से आया? F2 पीढ़ी में डाई-हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से आया, जो मेंडल द्वारा कराया गया था। मेंडल ने जब डाई-हाइब्रिड क्रॉस कराया था F2 पीढ़ी में 2 लक्षणों को लेकर, उसमें देखा F2 पीढ़ी में जब चेकर बोर्ड का मदद से चेकर बोर्ड लिया गया तो उसमें फिनोटाइप 16 टोटल आए। टोटल आपके फिनोटाइप 16 पौधे मिले, जिनका रेशियो कुछ इस प्रकार था। और रेशियो में इन्होंने देखा जो पौधे मिले उसमें जो जीन रूप था, वो जो जीन रूप था यानी फैक्टर्स बोले, जिन्होंने मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, वो फैक्टर जो थे, लक्षण के जो फैक्टर या कारक, वो जो फैक्टर्स थे, किसी का भी फैक्टर किसी के भी साथ जा सकता था। ठीक है, वो आपस में स्वतंत्र है, कोई भी किसी के साथ जा सकता था। इस बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको डायहाइब्रिड क्रॉस मिला। ध्यान रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मिला था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो प्रबलता का नियम, ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिला था। F1 पीढ़ी में भी देखा था आपने, F1 पीढ़ी में ही आपने देखा जो रिजल्ट मिले थे उसमें डोमिनेंट वाले दिखे थे, रिसेसिव वाले नहीं दिखे, साइड डोमिनेंट वाले दिखे थे। पृथक्करण के नियम, सेग्रीगेशन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F2 पीढ़ी में जब देखा मेंडल ने कि जो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर दिख रहे थे और रिसेसिव वाले कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे F1 पीढ़ी में, वो रिसेसिव वाले कैरेक्टर F2 पीढ़ी में भी दिखने लगे थे। प्रबल कैरेक्टर F2 पीढ़ी में देखने लगे थे, इसलिए मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहां पर दिया था। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस बेसिस पे दिया, कोई लक्षण का कारक किसी भी लक्षण के कारक के साथ जा सकता है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का गुणसूत्रीवाद, गुणसूत्र के कारण कैसे आपके कैरेक्टर एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। जो ये नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, आप जाके वहां से डाउनलोड करके नोट्स को भी फाइंड आउट कर सकेंगे, पा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।